जी फ्रेंड्स, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं डायबिटीज अवेयरनेस सेशन के बारे में। हम ये व्हाट, व्हाई और हाउ समझेंगे कि ये डायबिटीज आखिर होती क्या है, ये क्यों होती है हमारे शरीर के अंदर, और हम इससे अगर किसी को फायदा देना चाहते हैं, किसी को अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ देना चाहते हैं, या थोड़ा बेहतरी की तरफ अगर उसके शरीर को लेकर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो उनका पर्पस, ये जो सेशन है उसका पर्पस है एजुकेशनल पर्पस के लिए है ये सेशन। और इसका दवाई से, ट्रीटमेंट से, डायग्नोसिस से, किसी को क्योर करने से या डिजीज को मिटिगेट करने से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कि डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज होता कैसे है। और साथ ही साथ इसको अगर हमें मतलब अगर हम एलोपैथी की बात करें तो उस वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे शरीर में, खास करके डायबिटीज के संदर्भ में। और अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हैं तो उसका क्या रोल है शरीर के अंदर, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे धमनियों और शिराओं में रक्त जो है, रक्त में ज्यादा शुगर हो जाता है या ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है। अमूमन तीन तरीके के डायबिटीज होते हैं। एक टाइप, पहले वाले को टाइप 1 कहते हैं, दूसरे को टाइप 2 कहते हैं, और तीसरे को जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। ये खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं में होने वाला डायबिटीज होता है। अब ये जो टाइप 1 का डायबिटीज है, ये एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें शरीर इंसुलिन बनाता ही नहीं है। तब जब शरीर इंसुलिन बनाएगा ही नहीं, तो इंसुलिन जो कि चाहिए आपको अ, अपने ब्लड शुगर को पचाने के लिए या ग्लूकोज को पचाने के लिए, तो इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज पचा नहीं पाएंगे आप। ग्लूकोज नहीं पचा पाएंगे तो बहुत ही आपातकालीन स्थिति हो सकती है। इस वजह से ऐसे लोगों को जिनके शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा करने की ताकत ही नहीं है, उन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है। और इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका कोई भी उपचार नहीं है। इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ना ही एलोपैथी में ना ही सप्लीमेंटेशन में। टाइप 2 डायबिटीज, वर्ल्ड में जितने लोगों को भी डायबिटीज है उनमें से 95 टू 97% डायबिटीज जो है टाइप 2 होता है, जो कि हमारे जीविका की वजह से अमूमन होता है। ये शरीर की ऐसी एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि शुगर को प्रोसेस करने की या ग्लूकोज को प्रोसेस करने की क्षमता हमारी कम कर देती है। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ग्लूकोज या शुगर हम क्या कह रहे हैं। आप देखिए कि हमारा जो शरीर है वो शरीर ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है, या ग्लूकोज को बर्न करता है, कार्बोहाइड्रेट को बर्न करता है और एनर्जी बनाता है। हम जब खाना खाते हैं तो मूल तौर पे तीन तरीके का खाना हम खाते हैं मोटे तौर पे। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर प्रोटीन होता है और फिर फैट होता है। ये तीन ही तरह के खाने हैं जो कि हम अमूमन खाया करते हैं। लेकिन इन तीन तरह के खाने में क्या होता है कि अब फैट को शरीर स्टोर करता है कुछ हद तक, कुछ फैट आपके शरीर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए, प्रोटीन भी आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट को शरीर मतलब छोटे आकार में लेता है। आप देखिए कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। आप सोचिए इतना बड़ा निवाला तो आपके सेल के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि कोशिका आपकी बहुत छोटी होती है, सेल्स आपकी बहुत छोटी होती है। अब छोटी सेल के अंदर अगर खाने को घुसाना है तो खाने को भी छोटे आकार में बदलना पड़ेगा। तो आप देखिए कि पहले हम बड़ी रोटी को छोटे आकार में तोड़ने के लिए हाथ से तोड़ते हैं, और फिर मुंह में डालने के बाद कई बार चबाते हैं तो खाना ब्रेक डाउन होता है मुंह में। फिर गले से जाता है जब पेरिस्टल्सिस के द्वारा, तब भी खाना टूटता है। स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं उसमें, तब भी खाना टूटता है। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है, तब भी खाना टूटता है। और कई सारे अलग अलग हिस्सों में खाना टूटता है। टूटने के बाद कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर हमारे धमनियों और सिराओं के जरिए, हमारे रक्त के जरिए वो हमारी कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। और वहां पर जाकर वो बर्न होता है, वहां पर वो ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है, और ईंधन की तरह इस्तेमाल होके फिर वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी जो मेरे शरीर के अंदर एनर्जी है कि मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, लोगों के अंदर एनर्जी रहती है कि वो दौड़ भाग, बड़ी भरी जिंदगी में सारी की सारी दौड़ दौड़ भाग कर पाते हैं। तो इसके लिए ईंधन चाहिए, और वो ईंधन हमारे खाना, हमारा जो खाना है वो ईंधन को प्रोवाइड करता है। हम जो खाना खाते हैं उसी से शरीर वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी को शरीर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये अलग अलग हिस्सों में खाने को तोड़ा जाता है। अभी क्या है कि शरीर का इस ग्लूकोज को पचाने का, कि अगर क्षमता कम हो जाए
तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कह सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ और आगे चल के मैं और डिटेल में भी समझाऊँगा ताकि अभी जो मैं बता पाया हूँ, उसको और क्लियरली आप समझ सकें। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है कि प्रेग्नेंट जब महिलाएँ होती हैं, तब उनके शरीर के अंदर अंदरूनी तौर पे बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। आपको बाहर से उनके शरीर का आकार निश्चित तौर पे बदलता हुआ नज़र आता है, उनके शरीर का जो पेट वाला हिस्सा है, वो थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है। उनका शरीर भी थोड़ा-सा मतलब फूल-सा जाता है। तो शरीर के अंदर अंदरूनी तौर पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उनको अपने लिए तो खाना ही होता है, अपने बच्चे के लिए भी खाना होता है। इसकी वजह से उनकी भूख बढ़ जाती है, उनका डाइटरी इंटेक बढ़ जाता है और ऐसे केसेज़ में कभी-कभी ऐसा होता है कि उनका अ, अपने मतलब प्रेग्नेंट रहने के दौरान उनका ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाए या उनको डायबिटीज़ लगने लगे, ऐसा हो सकता है। उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि डायबिटीज़ होती क्या है और होती कितनी तरह की है। अब हम कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं बेहतर तरीके से ताकि हम इस प्रोसेस को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ शब्दावली है, जिसको अगर हम डिटेल में समझते हैं तो हमारे लिए डायबिटीज़ को समझना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे शब्द इंसुलिन को। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी को फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। अब जो खाना हम खाते हैं, वो खाने को हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आप सोचिए कि आप थके-हारे महसूस कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है, आपको निर्बल लग रहा है, दुर्बल लग रहा है, लेकिन आप जब खाना खाते हैं तो आप थोड़ा-सा खाना खाने के बाद आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, आपको लगता है हाँ, अभी अभी थोड़ी ताकत आ गई है। तो खाना जो है आपके शरीर में एनर्जी बनाता है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए उसे इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसुलिन नहीं होगा, तो फूड को सही तरीके से एब्ज़ॉर्ब करके एनर्जी में बदला नहीं जा सकता। यानी कि शरीर को खाने से एनर्जी बनाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। इंसुलिन ही है जो कि सेल के डक्ट के अंदर उसको लेकर जाता है। अब बीटा सेल क्या होती है भई? बीटा सेल वो सेल होती है जो कि इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन की जो जन्मदाता है, इंसुलिन को पैदा करने वाली जो सेल होती है उसको बीटा सेल कहते हैं। इतनी सी परिभाषा इसकी समझने के लिए काफ़ी है। पैनक्रियाज़ क्या होता है? बीटा सेल जो होती है वो पैनक्रियाज़ के अंदर होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पैनक्रियाज़ में इंसुलिन बनता है। कौन बनाता है? बीटा सेल बनाती है। पैनक्रियाज़ के अंदर बीटा सेल नाम की एक सेल होती है, जो कि इंसुलिन बनाती है। जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद शरीर को सिग्नल मिल जाता है कि शरीर के अंदर खाना पहुँच गया है, उसको पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीटा सेल्स होते हैं, "अरे, रे, रे, रे! चलो, 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 हम काम पे लगते हैं, अरे इंसुलिन बनाते हैं यार, वो खाना पहुँच गया है शरीर के अंदर, हमारी ज़रूरत पड़ेगी, चलो, चलो, चलो।" अभी जितनी भी बीटा सेल्स हमारे सिस्टम में एक्टिव है, वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है। तो पैनक्रियास क्या है? एक ग्लैंड है या एक ऑर्गन है जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है हमारे डाइजेशन के लिए। बीटा सेल्स के अलावा भी और भी का प्रोडक्शन के अलावा भी और भी कुछ-कुछ काम है पैनक्रियास के। अब ग्लूकोज़ क्या होता है? आप गौर करेंगे कि आप करेले की ही सब्ज़ी क्यों ना खा लें। देखिए लोग शुगर 2 बार मापते हैं। एक मापते हैं फास्टिंग, एक मापते हैं पोस्ट पेरिंडियल। जो पहले मापते हैं और बाद में मापते हैं, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में। आप देखेंगे कि आप चाहे कुछ भी खाएँ शरीर के अंदर, वो बनेगा ग्लूकोज़ ही। आप अगर करेले की सब्ज़ी खाएँ, आपने शुगर का टेस्ट करा लिया खाने से पहले और आपने फिर उसके बाद करेले की सब्ज़ी खाई। करेले की सब्ज़ी खाने के बाद भी अगर 2 घंटे बाद आप ब्लड का शुगर चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने जब फास्टिंग में मतलब शुगर आपको खाना खाने के पहले जो आपने ब्लड का टेस्ट किया था और जो आपने खाना खाने के बाद टेस्ट किया है, वो करेला खाने के बाद भी आपका ग्लूकोज़ बढ़ जाएगा। अब आप सोचेंगे, करेले में तो चीनी थी नहीं, तो ये ग्लूकोज़ कहाँ से आया जी? ये आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहे जो कुछ भी खाएँ शरीर के अंदर, बनेगा ग्लूकोज़ ही। शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट अगर करना है, तो वो ग्लूकोज़ में ही बदलेगा उस खाने को ताकि वो आसानी से उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाए। तो आप देखिए ग्लूकोज़ एक एक ऐसा फ़ंक्शनल चीज़ है जिससे हम एनर्जी बनाएँगे, तो ग्लूकोज़ ही है जिसमें शरीर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है। अगर कभी-कभी आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, तो वो क्या करता है आपके शरीर के अंदर जो जमी हुई चर्बी है, जमा हुआ फैट है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करता है। तो अमूमन ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए।
एक सिंपल किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझते हैं। अब जैसे हर किसी के घर में एक किचन होता है जहाँ पर खाना पकाया जाता है, ठीक उसी तरह से जो हमारी सेल होती है, हमारे शरीर के अंदर जो करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, हर कोशिका के अंदर उस कोशिका का किचन होता है या मतलब रसोई घर होता है जिसमें सेल का खाना बनता है या जिसमें ग्लूकोज को बर्न करके वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये ग्लूकोज को प्रोसेस करती है या ग्लूकोज को खपाती है, ग्लूकोज ग्लूकोज को काम में लेती है। अभी तक ये प्रोसेस आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन मैं सरल शब्दों में ही आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, ताकि आपको अगर कोई पूछे कि ये होता क्या है और ये काम कैसे करते हैं सप्लीमेंट्स, तो आप समझा पाए कि क्या एग्जैक्टली करते हैं प्रोडक्ट्स हमारे। और ये सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। एक बार रिकैप कर देता हूं कि इंसुलिन क्या करती है। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। बीटा सेल इंसुलिन बनाती है। पैनक्रियास, बीटा सेल पैनक्रियास में ही पाई जाती है और पैनक्रियास में ही इंसुलिन का बनना हो पाता है। इसके अलावा ग्लूकोज वो है जिसको पचाकर शरीर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये वही है जिसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हमारे हमारी कोशिका है, कोशिका के रसोई घर में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रसोई घर है हमारे मतलब हमारे सेल का रसोई घर है, जहां पर एनर्जी बनाई जाती है और ग्लूकोज को, जैसे मान लीजिए आप अगर दौड़ रहे हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपके पैर के अंदर जो कोशिका है उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पैडल चलाने में। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो हाथ पैर आप चला रहे हैं, तो हाथ पैर अगर थोड़ी देर तक चलाते रहे तो हाथ दुख जाएगा। अगर आप बहुत देर तक हाथ ऐसे करके रखे, ऐसे करके, तो थोड़ी देर में आपका हाथ थक जाएगा। ऐसा है ना? क्यों थक जाएगा? क्योंकि ये कोशिका ग्रेविटी के अगेंस्ट मेहनत कर रही है और इस कोशिका के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज बर्न किया जा रहा है। जो भी शरीर में आपने कल रात को खाया था, उसमें से जो भी अभी तक रिजर्व के तौर पे आपके शरीर ने बचा के रखा है, उसको यहाँ इस हाथ की जो कोशिका है, या जब आप पैडल चला रहे हैं साइकिल का, तो जब आपके पैर की जो कोशिका है वो ग्लूकोज को बर्न कर रही है, आपके ब्लड से जो आ रहा है उस ग्लूकोज को बर्न करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक समय आएगा जब ग्लूकोज का आना कम हो जाएगा, लेकिन आपका शरीर अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है, तो उसको तो ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि शरीर आपका थक जाता है। थक आपके शरीर को इनफ ग्लूकोज या इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो शरीर जो है थक जाता है। शरीर बोलता है अब हम और नहीं कर पाएंगे, हम थक गए हैं, है ना? तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, या कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में। और ये शरीर की प्रक्रिया है। जब खाना खाते हैं तो स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसमें मिक्स होते हैं और खाने को कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदल देते हैं। अब ये ग्लूकोज जैसे जैसे आगे जाता है, वैसे वैसे इस ग्लूकोज को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। आप देखिए कि अगर आप सरकारी दफ्तर में गए हैं, एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आप सरकारी दफ्तर में गए हैं और आपको अगर बड़े बाबू तक, बड़े साहब के तक फाइल को पहुंचाना है, अपनी फाइल को या अपने किसी कागज को पहुंचाना है, तो कौन लेकर जाएगा? पियोन लेकर जाएगा ना। मान लीजिए अगर पियोन नहीं ऑफिस आया है, तो आपकी फाइल आप तो पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि सरकारी दफ्तर में ऑफिस के अंदर तो पियोन ही जा पाएगा, आप तो जा नहीं पाएंगे। यानी कि अगर पियोन ना हो तो आपकी फाइल अंदर तक पहुंचेगी ही नहीं, या अगर पियोन आपसे नाराज हो जाए तब भी नहीं पहुंचेगी, या पियोन को अगर आप कुछ ऐसा नहीं देते तो वो नहीं पहुंचेगी फाइल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो जैसे सरकारी दफ्तर में पियोन एक फाइल को दूसरे टेबल तक, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें टेबल पे लेकर जाता है, और क्योंकि वो पियोन लेकर के जाता है, इस वजह से जो अधिकारी है जो उस फाइल को पियोन से ले रहा है, वो फाइल को शक की नजर से नहीं देखता, क्योंकि पियोन ही तो लेकर आया है, डेली लेकर आता है। पियोन तो डेली लेकर आता है फाइलों को। इस वजह से पियोन को देख करके जो अधिकारी हैं, जो फाइल को रिसीव करते हैं और फाइल के ऊपर काम करते हैं, वो लोग घबराते नहीं हैं, वो लोग चिंता में नहीं आते। तो जैसे आपकी सरकारी दफ्तर में आपकी फाइल को
सरकारी दफ्तर के अंदर पियोन लेकर जाता है और उसे एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल लेकर जाता है। अगर पियोन ना ले जाए और उस फाइल को अगर आप लेकर जाएं, तो हो सकता है अधिकारी आपको चौंक कर देखे कि अरे आप कौन है, आप क्यों फाइल लेकर आए हैं? फाइल तो हमारा पियोन लेकर आता था। जाइए जाइए, आज 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 हम आपका फाइल नहीं लेंगे, पियोन आएगा तब हम लेंगे। क्योंकि पियोन को पता है कि किस तरह की फाइलें लेनी है। पियोन को पता है कि फाइल में कौन कौन से कागज होने चाहिए। पियोन को पता है कि किस तरह से उसको सजाना है, ताकि सरकारी अफसर को ज्यादा समय ना लगे उसको प्रोसेस करने में, उसको अरेंज ना करना पड़े। ठीक उसी तरह से जब आप शरीर के अंदर खाना खाते हैं, तो उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। जब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज को इंसुलिन रूपी पियोन की जरूरत है सेल के अंदर घुसने के लिए। अगर पियोन नहीं होगा या इंसुलिन नहीं होगा, पियोन के रूप में इंसुलिन नहीं होगा, तो सेल इंसुलिन को स्वीकार ही नहीं करेगी। सेल इंसुलिन को तभी स्वीकार कर पाएगी जब उसके साथ इंसुलिन होगा। इतनी सी सरल सी बात है। आप देखिए, जैसे आपके घर में कॉलिंग बेल होती है ना, आप कॉलिंग बेल को दबाते हैं, तब कुछ देर बाद गेट खुलता है। ठीक उसी तरह से जब इंसुलिन जाता है ग्लूकोज के साथ सेल के घर के दरवाजे पर, तो सेल का दरवाजा खटखटाता है, या सेल को एक कॉलिंग बेल बजाता है, या उसके घर में घंटी बजाता है। घंटी बजाता है तो क्या होता है कि सेल थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलती है, देखती है पियोन है, वो देखती है इंसुलिन है, इंसुलिन रूपी पियोन है, तो वो दरवाजा खोल देती है और इंसुलिन के जरिए जो है ग्लूकोज शरीर के अंदर चला जाता है और हमारा काम हो जाता है। अब मान लीजिए ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज था, वो अगर कोशिका के अंदर चला गया, तो ब्लड में तो ग्लूकोज कम हो गया, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता तो ब्लड शुगर बढ़ जाता, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता। लेकिन अब क्योंकि ब्लड में रहने वाला ग्लूकोज कोशिका के अंदर जा चुका है, अब तो ब्लड तो कम हो जाएगा हमारी कोशिका के अंदर, तो ये पियोन की आवश्यकता पड़ती है फाइल ले जाने के लिए। ठीक उसी तरह से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है उस गेट को खटखटाने के लिए। और जब पियोन को देख लेती है, इंसुलिन रूपी पियोन को जब सेल देख लेती है, तब वो दरवाजा खोल देती है। क्योंकि वो दरवाजा क्यों खोलती है? क्योंकि इंसुलिन को पहचानती है सेल। उनको पता है कि इंसुलिन लेकर आया है, तो ये ग्लूकोज सही ग्लूकोज है और इसको हम शरीर के अंदर सेल के अंदर घुसा सकते हैं। अब क्या होता है, इंसुलिन अगर बीटा सेल के अंदर जितना पैदा होना चाहिए उतना अगर पैदा होता है, जैसे मान लीजिए अगर ग्लूकोज आपके शरीर में आ गया 100 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन पैदा हुआ 80 ग्राम, तो 20 बाकी के जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा ग्लूकोज पैदा हो गया है, उसको तो सेल के अंदर घुसाने के लिए इंसुलिन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन पैदा कम हुआ है। अब मान लीजिए 120 ग्राम इंसुलिन पैदा हो गया और 100 ग्राम ही ग्लूकोज आपके शरीर के अंदर गया है, तो यानी कि 20 ग्राम इंसुलिन ज्यादा हो गया। तो ये जो ज्यादा या कम हो जाने की प्रक्रिया, उसमें हमें दिक्कत होती है। इंसुलिन अगर ज्यादा पैदा हो गया या इंसुलिन अगर कम पैदा हुआ, इन दोनों ही सूरतों में दिक्कत होती है। एक और सूरत में दिक्कत होती है जहां पर इंसुलिन होता तो है, लेकिन शरीर की जो सेल है वो पियोन को पहचानने से इनकार कर देती है। वो बोलती है कौन हो तुम इंसुलिन, हम तुमको नहीं पहचानते, हमारा तुमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर कोई पुराना पियोन रिटायर हो गया और उसकी जगह पर नया पियोन आया, तो हो सकता है कि स्टाफ को उस पियोन से एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगे। इस वजह से अगर सिंथेटिक इंसुलिन हमारे सिस्टम में जाता है, या कभी कभी हमारे नेचुरल प्रक्रिया के अंदर सेल जो है वो इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, वो पहचानती नहीं है इंसुलिन को, पियोन को नहीं पहचान पाती है, तब उसके कारण से वो अगर इंसुलिन पैदा भी हो रहा है और वो जाके घंटी बजा भी रहा है, तो उस नए इंसुलिन को देखकर या उस इंसुलिन को देखकर कोशिका अपना दरवाजा नहीं खोलती ग्लूकोज को अंदर लेकर जाने के लिए। तो अगर पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज बन रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना इंसुलिन उतना ही ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 मिलीग्राम इंसुलिन, 100 मिलीग्राम चीनी, या 100 मिलीग्राम ग्लूकोज, तो वो एक एक मिलीग्राम हर एक एक मिलीग्राम के साथ पेयर बना के वो जाके सेल के अंदर उसको लेकर जाएगा। ठीक है। लेकिन दूसरे केस में दिक्कत तब होती है जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है। अब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, तो सेल के पास ग्लूकोज को लेकर जाने के लिए इतना इंसुलिन ही नहीं बना। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं
और आपकी टीम में तो 11 लोग हैं, लेकिन जो सामने वाली टीम है उसमें सिर्फ 6 ही लोग हैं। तो आप क्रिकेट खेल कैसे पाएँगे? नहीं खेल पाएँगे क्योंकि उनकी टीम में लोग कम हैं, है ना? तो एक के साथ एक आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएँगे। अगर आप बॉक्सिंग करना चाहते हैं तो सामने वाला कोई बॉक्सर आएगा तब बॉक्सिंग कर पाएँगे। ठीक उसी तरह से अगर इंसुलिन कम पैदा हुई है, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ आ गया वो ब्लड में ही रह जाएगा, वो कोशिका के अंदर जा नहीं पाएगा। और अगर कोशिका के अंदर ना जा पाए तो आपातकालीन स्थिति हो जाएगी, ब्लड के अंदर ही रह जाएगा ग्लूकोज़ और उसके फलस्वरूप काफ़ी सारी समस्याएँ होती है, जो कि आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। इंसुलिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तब भी एक दिक्कत है। तब ग्लूकोज़ और शरीर ग्लूकोज़ माँगता है। कभी-कभी इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लो ब्लड शुगर हो जाने के कारण आपको कुछ न कुछ मीठा खाना पड़ता है, कुछ न कुछ ऐसा खाना पड़ता है जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट हो गया है वो सही तरीके से शुगर को एब्ज़ॉर्ब करके इंसुलिन न्यूट्रलाइज़ हो सके। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं। अब हम एक वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये प्रोसेस क्या है और होता कैसे है? 1 सेकंड। Your body uses glucose for energy. Glucose metabolism requires insulin, a hormone produced by your pancreas. Here's how normal glucose metabolism works and what happens when you have diabetes, a disease where your body either can't produce enough insulin or it can't use insulin properly. The food you eat consists of three basic nutrients: carbohydrates, protein, and fat. During digestion, chemicals in your stomach break down carbohydrates into glucose, which is absorbed into your bloodstream. Your pancreas responds to the glucose by releasing insulin. Insulin is responsible for allowing glucose into your body's cells. When the glucose enters your cells, the amount of glucose in your bloodstream falls. If you have type 1 diabetes, your pancreas doesn't secrete insulin, which causes a buildup of glucose in your bloodstream. Without insulin, the glucose can't get into your cells. If you have type 2 diabetes, your pancreas secretes less insulin than your body requires because your body is resistant to its effect. With both types of diabetes, glucose cannot be used for energy, and it builds up in your bloodstream, causing potentially serious health complications. ये आपने एक वीडियो देखी जिसमें कि मैंने जो बताया था उसी चीज़ को एक वीडियो के माध्यम से रूपांतरण किया गया है। अब मैं आपको एक बार दोबारा ये जो वीडियो चलेगी क्योंकि ये इंग्लिश में है, मैं आपको जैसे-जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको हिंदी में अनुवाद करता जाऊँगा कि हो क्या रहा है और मैंने जो समझाया था एग्ज़ैक्टली वही चीज़ यहाँ पर होती हुई आप Your देखेंगे। body uses glucose for हमारे energy. शरीर को Glucose ग्लूकोज़ चाहिए metabolism एनर्जी में requires कन्वर्ट करने insulin, के लिए a hormone produced by और your pancreas. पैनक्रियास जो है बीटा सेल्स में Here's how इंसुलिन normal बनाता है। glucose metabolism अब works जब and what ग्लूकोज़ happens किस when तरह you से have एब्ज़ॉर्ब होता है हमारे diabetes, शरीर में, ये a हम लोग disease आगे where चल your के body देखेंगे। either can't और produce enough insulin अगर or it शरीर can't इंसुलिन use insulin पर्याप्त मात्रा properly. में नहीं बनाता तो क्या होता है, ये भी The हम लोग food you जानेंगे। eat consists of three अब basic शरीर के अंदर जब nutrients: खाना जाता है, तो carbohydrates, जब protein, and स्टमक के fat. अंदर जब खाना जाता है पेट के अंदर, तो पेट में कुछ डाइजेस्टिव During एंजाइम मिलकर digestion, खाने को chemicals in your stomach अलग-अलग break छोटे down हिस्सों में बदलते हैं carbohydrates जिसको into ग्लूकोज़ कहते glucose, हैं। which अब is ग्लूकोज़ absorbed into धीरे-धीरे your हमारी ब्लड bloodstream. स्ट्रीम के अंदर जाता है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, पैनक्रियास फिर इंसुलिन Your बनाता है, pancreas ताकि responds वो to the glucose by एब्ज़ॉर्ब हो पाए। releasing अब insulin. पीले रंग का पदार्थ जो आप देख रहे हैं, ये इंसुलिन है। अब इंसुलिन आप देखिए एक-एक इंसुलिन एक-एक ग्लूकोज़ के साथ मिल Insulin करके is सेल के responsible for पास जा रहा allowing है। अब glucose सेल into का your दरवाज़ा body's खटखटाएगा, cells. कॉलिंग बेल मारेगा और कॉलिंग बेल मारेगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा और इंसुलिन अंदर चली जाएगी। अब इंसुलिन को
सेल ने पहचान लिया When है, the तभी उसने glucose दरवाजा enters your खोला और वो cells, अंदर चला the गया। amount of glucose in your bloodstream और जैसे ही falls. सेल के अंदर चला गया ग्लूकोज, तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर की मात्रा जो है अपने आप कम हो गई, क्योंकि शुगर की If you खपत हो have गई। type 1 अब टाइप diabetes, 1 your डायबिटीज में pancreas doesn't पैनक्रियास secrete insulin, बनाता ही which नहीं है causes the इंसुलिन। buildup of glucose in your और bloodstream. अगर बनाता ही नहीं है तो उससे क्या होता है, आपके ब्लड स्ट्रीम में सिर्फ ग्लूकोज रह जाता है, उसको पचाने की क्षमता तो शरीर के पास रहती नहीं है। Without insulin, the और glucose can't क्षमता get ना रहे, into अगर your cell. इंसुलिन ना रहे, तो सेल के अंदर ग्लूकोज को घुसने की अनुमति नहीं मिलती है। If you have type 2 और अगर diabetes, टाइप 2 your डायबिटीज हो, pancreas तो secretes जिस less मात्रा में insulin बनना than चाहिए, the आप body देखिए सफेद requires सफेद because your body is ग्लूकोज resistant to अकेले रह insulin. जा रहे हैं, उसके साथ पीला पदार्थ नहीं है। यानी कि जिस मात्रा में शुगर बना, उस मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाया। और इंसुलिन के रहते हुए भी कभी कभी अंदर नहीं जाने देता है ग्लूकोज को। बहुत ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, तब जाके With both वो types द्वार of खुलते हैं। diabetes, glucose cannot be used इन for दोनों energy. तरीकों में It builds up in your इंसुलिन या bloodstream, तो बनता causing नहीं है potentially पर्याप्त serious मात्रा health में, या तो complications. जो बनता है उसको शरीर पहचानता नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है। अब देखिए, अभी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये जो ग्लूकोज है सफेद रंग का, उसके साथ पीला पदार्थ नहीं है, उसके साथ पीला पदार्थ होगा, तभी जाकर वो सेल के अंदर जा पाएगा। आशा करता हूं कि इस डाइट वीडियो प्रेजेंटेशन से आप समझ पाए हो कि ये किस तरह से काम करता है। अब इसके कंसीक्वेंसेस समझते हैं। है तो हालांकि इसके बहुत सारे कंसीक्वेंसेस, लेकिन हम कुछ ही कंसीक्वेंसेस को समझेंगे। इसका फलस्वरूप क्या होता है, जब आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मतलब वो ग्लूकोज जो है सेल के अंदर नहीं घुस पाता, तो ग्लाइकोसिलेशन नाम की एक चीज होती है, जिसमें क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉन्ड करते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ। हमारे शरीर के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो एचडीएल और एलडीएल, आपने शायद ये टर्म पहले भी सुना होगा। ये जो है, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं। अब आप गौर कीजिए कि जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो इसका नाम देखिए, लिपोप्रोटीन। क्या है ये? लिपोप्रोटीन। ये प्रोटीन है एक तरह का। अब होता क्या है कि शुगर जब ब्लड के अंदर मिक्स ज्यादा हो जाता है, तो वो ब्लड के अंदर हमारे जो लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी, देखिए एलडीएल अपने आप में बुरा नहीं है, एलडीएल या एचडीएल दोनों ही अपने आप में बुरे नहीं है। लेकिन एलडीएल जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ, प्रोटीन के साथ शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तब वो एक इनसेपरेबल बॉन्ड बनाता है, या वो एकदम ऐसे गोंद की तरह या मैदे की तरह चिपक जाता है, फिर हटा नहीं सकते उसको। तो शुगर जो आपके ब्लड में अधिकाधिक मात्रा में जो शुगर प्रवाहित हो रहा है, वो जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के साथ जब चिपक जाता है, तो वो एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो पैथोजेनिक है, जो कि शरीर के अंदर कीटाणुओं को बनाने का, शरीर के अंदर विकार पैदा करने का, शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए ऐसा एक माहौल पैदा करते हैं। शरीर के अंदर एक अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं इन्फेक्शन के लिए। तरह तरह के मतलब अलग अलग तरह की माइक्रो बॉडीज के लिए एक प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं। तो एलडीएल बुरा नहीं है, एलडीएल के साथ जब शुगर का मॉलिक्यूल मिल गया तब बुरा है। ठीक है। अब जो एलडीएल है, वो जब शुगर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है, तब एक एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये चिपचिपा पदार्थ आपकी धमनियों और सिराओं में जम जाता है। आप जो यहाँ पीले रंग का देख रहे हैं, पीले या सुनहरे रंग का, ये वही ऑक्सीडाइज एलडीएल है, या वही चीनी के साथ मिक्स होके जो चिपचिपा पदार्थ बनता है, वो है। अगर ये आपके धमनियों और सिराओं में लगातार अगर शुगर की मात्रा ज्यादा है, और एलडीएल तो हर किसी के शरीर में होता ही है, तो वो उसके साथ जब मिक्स होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे आपकी धमनियों और सिराओं को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद तरह तरह की दिक्कतें आपको आती हैं। वो चाहे हार्ट की समस्या हो, बहुत सारे लोगों को आजकल 25-25 साल की उम्र में जो है हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। वो काफी हद तक इस कारण की वजह से, क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज को बैलेंस नहीं कर पा रहे।
क्योंकि दिन में खाना तो 3 टाइम खाएँगे और शरीर के अंदर जो खाना खा रहे हैं उससे ग्लूकोज़ पैदा भी शरीर दिन में 3 बार होगा। लेकिन अगर वो नियमित मात्रा में ना हो, अगर उसे सही तरीके से इंसुलिन के द्वारा पचाया ना जाए, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हो सकती हैं। हार्ट की समस्या हो सकती है, धमनियों और सिराओं की समस्या हो सकती है, बीपी की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, आँखों की समस्या हो सकती है, हमारे प्रजनन तंत्र से रिलेटेड समस्या हो सकती है। शायद इसी वजह से कहते हैं कि डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसीज़ेज़, क्योंकि सारी की सारी समस्याएँ डायबिटीज़ की वजह से होना संभव है। तो ये एक प्रोसेस को मैंने आपको बताया कि किस प्रोसेस से ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम के अंदर होती हैं। अब ये समझते हैं कि दवाइयाँ करती क्या हैं? हमारे शरीर के अंदर जब हम डायबिटीज़ के लिए दवाई लेते हैं तो उनका फंक्शन क्या है? उनको किस तरह से ये परफ़ॉर्म करती हैं? इसका सबसे पहला कैसे हमारे बॉडी को अफ़ेक्ट करती है ये हम समझते हैं। इसका सबसे पहला काम क्या है कि पैनक्रियाज़ में कुछ ऐसे केमिकल जाते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज़ करने के लिए शरीर को बाध्य करते हैं, शरीर से इंसुलिन पैदा करवाते हैं। जैसे गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकाला जाता है, ठीक उसी तरह से ये जब मेडिकेशन अंदर जाती है, तब ये शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेज़ करती है कि शरीर खुद ब खुद इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन जब लंबे समय में आदी हो जाता है शरीर इसके, तब वो खुद ब खुद बनाता ही नहीं है, वो वेट करता है कि दवाई आएगी तब हम बनाएँगे। भई अभी खुद से क्यों बनाएँ, दवाई आएगी तब बनाएँगे, आदी हो जाता है शरीर। अभी क्या है कि दूसरा फंक्शन क्या है दवाइयों का? दूसरा फंक्शन ये है कि शुगर जो है हमारे लिवर के अंदर भी स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन नाम से स्टोर होता है। तो उसको लिवर ना कर पाए ऐसी एक व्यवस्था पैदा करती है ताकि वो शुगर ज़्यादा रिलीज़ ना करे। क्योंकि ग्लूकोज़ अगर लिवर भी रिलीज़ करेगा तो एकदम से बाहर से भी आ रहा है और एकदम से शरीर के अंदर से भी आ रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से लिवर को रोकती है शुगर को रिलीज़ करने से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होगा, उन एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ पाएँ। कार्बोहाइड्रेट को टूटने ही नहीं देती है, ये इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इसके बहुत सारे कारण हैं। सेल काफ़ी सारे कारणों की वजह से सेंसिटिव हो जाता है इंसुलिन से। वो जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ़ है, तो वाइफ़ तो आप ही की है लेकिन कभी-कभी आपसे रूठ जाती है। तो अगर आपकी वाइफ़ आपसे रूठ जाती है, तो आपकी छोटी-मोटी कही हुई बातों को भी हो सकता है ना माने। ठीक उसी तरह से इंसुलिन का और सेल का भी वैसा ही रिश्ता है। कभी-कभी इंसुलिन से सेल रूठ जाती है और रूठ जाती है तो उसको पहचानने से इनकार कर देती है, जाओ हम तुम्हें नहीं पहचानते, जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो आसान शब्दों में इतना ही समझिए कि जब इंसुलिन के रहते हुए भी सेल उसको पहचानने से इनकार कर देती है, तो वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी उसको कह सकते हैं। और ये सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज थोड़ा टेक्निकल ऑलरेडी मैं हो चुका हूँ। तो किडनी की जो एबिलिटी है शुगर को लेने की वो भी दवाइयों से थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो फूड का मूवमेंट है, हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको भी अफ़ेक्ट दवाइयाँ करती है जब हम फार्मास्यूटिकल मेडिसिन लेते हैं तब। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब अल्प समय के लिए तो अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आपातकालीन स्थिति में दवाइयाँ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में जो चीज़ें दवाइयाँ कर सकती हैं, वो चीज़ और कोई भी चीज़ ब्रह्मांड में कर नहीं सकती। ये आपातकालीन स्थिति में तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लंबे समय तक जब ये सारी चीज़ें होती है तो शरीर के अंदर एक दबाव पैदा होता है और शरीर को एक केमिकल की मदद से एक खास फंक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो रेनेटस का न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है या इससे हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी थोड़ा समझते हैं। ये क्या करता है कि शरीर की बीटा सेल की जो पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं, उसकी जो इंसुलिन पैदा करने की नेचुरल क्षमता जो है, प्राकृतिक क्षमता है, उस प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि पैनक्रियास के अंदर जाके उसके केमिकल की मदद से उसको कोई ज़बरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। ये उसको कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पैनक्रियास तुम बीटा सेल को कहो कि इंसुलिन को रेगुलेट करे, इंसुलिन को बढ़ाए। तो अब क्या है कि पैनक्रियास को इतना मजबूत कर देते हैं, हम बीटा सेल्स को इतना मजबूत कर देते हैं कि अपना काम वो करें, पहले ही करें। क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, जब आप 10 साल, 20 साल, 30 साल के हुए थे, तब तो ये प्रॉब्लम आपको थी नहीं। तब आपके शरीर के अंदर बीटा सेल कमज़ोर नहीं थी, तब आपके शरीर के अंदर बीटा सेल मजबूत थी। तो मजबूत बीटा सेल
कमज़ोर हो जाती है बहुत सारे कारणों से। तो ये क्या करता है सप्लीमेंट, उसको फिर से जाके मजबूत करता है। उसको बाध्य नहीं करता, उससे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवाता, सिर्फ़ उसको सशक्त करता है, उसको मजबूत करता है, उसको अपना फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करने में हेल्प करता है। इसके अलावा और क्या करता है, हमारे ब्लड का पीएच और हमारे बॉडी का पीएच बढ़िया बनाए रखता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर का, हमारे ब्लड का पीएच बढ़िया बना बना रहेगा, तो वो एक लेस फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा पैथोजेनिक बैक्टीरिया के लिए। और ये क्या करता है, लिवर को लेस रिएक्टिव बनाता है ग्लूकोज से। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं, तो लिवर भी एकदम हाई अलर्ट मोड में रहता है कि कब ग्लूकोज आएगा, तो यार मुझे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेव करना पड़ेगा। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस बोलकर एक प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर ग्लाइकोजन के तौर पे ग्लूकोज को अपने अंदर सेव करके रखता है कि कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज़ करके ये कर देंगे, यूज़ कर लेंगे। तो लिवर के ऊपर भी बर्डन कम पड़ता है अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो वो ग्लूकोज़ की सिंथेसिस भी बहुत आसान हो जाती है और ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन वाला वातावरण बन रहा था, ज़्यादा चीनी के प्रभाव में या ज़्यादा ग्लूकोज़ के प्रभाव में, वो नहीं बनता है अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को लेते हैं तो। इसके होने वाला जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। इसके अलावा 2 चीज़ें हैं, या तो अगर आपके शरीर के अंदर शुगर बढ़ रहा है, तो या तो शुगर खाना बंद कर दें या उसकी शुगर को पचाने की काबिलियत को बढ़ा लें। दोनों में से कौन-सा करना उचित है? खाना कम तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसको पचाने की काबिलियत अगर बढ़ा दें, तो हमारी प्रॉब्लम वहाँ भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये क्या करता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमारे क्या करते हैं कि हमारे शुगर को, बॉडी की जो डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है, वो चीनी को डाइजेस्ट करने की, ग्लूकोज़ को डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देते हैं। और केमिकली ब्लॉक नहीं करते शुगर को, वो सिर्फ़ शरीर की नेचुरल क्षमता को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं। कैसे सेंसिटिविटी को कम करते हैं? अब जब कोई भी नेचुरल पदार्थ जब शरीर से दोस्ती करके शरीर के अंदर जाता है, तो शरीर उसको उसके साथ धक्का-मुक्की नहीं करता है। अब आप खुद ही सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ जाएँगे, तो आप धक्का-मुक्की या लड़ाई-झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप उसको जानते हैं, वो आपको जानता है, आपके बीच में एक एक अच्छा संबंध है। तो लेकिन जब कोई एक-दूसरे को नहीं जानता है, तो उनमें ज़्यादा बहस या ज़्यादा धक्का-मुक्की होने का चांस है। ठीक उसी तरह से जब रेनेटस के प्रोडक्ट्स शरीर के अंदर जाते हैं, सिस्टम के अंदर जाते हैं, अब वो चाहे ज़ैनप्रो हो, चाहे रेनेटस नोवा हो, चाहे काढ़ायू हो, चाहे इम्यूज़ैंथ हो, ये शरीर के अंदर, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये शरीर के अंदर जाकर शरीर से दोस्ती बना लेते हैं और दोस्ती होने के बाद इनका कोई रिएक्शन या इनका कोई दुष्प्रभाव शरीर के साथ नहीं होता और ये इंसुलिन को अ, सेल को सेंसिटिविटी जो है सेल की इंसुलिन के प्रति, उसको भी कम करते हैं। यानी कि सेल जो नाराज़ थी इंसुलिन से, उनकी नाराज़गी में पैचअप करवा देते हैं, वो काउंसलर का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या काम होता है? ये मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करते हैं, इम्यून परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी1 और एएलए होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये दोनों ही हमारे मेटाबॉलिज़्म को, मतलब चीनी को पचाने की या ग्लूकोज़ को पचाने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। विटामिन बी1 हमारे बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स में है। कह लीजिए हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर विटामिन बी1 है और हमारे खास करके रेनेटस नोवा के अंदर और ज़ैंथ प्रो और इम्यूज़ैंथ के अंदर अल्फा लिनोलिक एसिड भी है, जो कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है, ग्लूकोज़ की मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है। इसके अलावा जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, नर्व सेल्स को डैमेज हो चुका है, हमारी धमनियों और सिराओं को अभी तक जो नुकसान पहुँच चुका है एक्स्ट्रा शुगर की वजह से, उसकी भरपाई भी करता है। तो ये सारे फंक्शंस को परफ़ॉर्म करता है। अब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आपको सिर्फ़ सप्लीमेंट के भरोसे रहना चाहिए? शायद नहीं। आपको, लोगों को पता है कि वो अपने डाइट का ख़्याल रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, फिर भी वो इंश्योरेंस कराते हैं। फिर भी वो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को देखभाल करने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे। सारी चीज़ ठीक करने के बाद भी इसको इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मरेंगे नहीं। इस बात की गारंटी कि मरेंगे ज़रूर, है ना? तो अभी क्या है, ख़ैर ये तो समझाने की बात हुई, कोई ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन प्रिकॉशन क्या-क्या रखने हैं, हमें क्या-क्या परहेज़ रखने हैं या क्या-क्या नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो कि हमें डायबिटीज़ के सिम्पटम्स को सिम्प्टोमैटिक रिलीफ देने में हमें मदद कर सकती है। सबसे पहले तो आपको जो रिफाइंड शुगर है अपने डाइट से, उसको बंद कर देना है। कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से गुड़ को हेल्दी माना जाता है और चीनी को बुरा माना जाता है। चीनी के अंदर बहुत ज़्यादा कह लीजिए चीनी को प्रोसेस करने के लिए
सिंथेटिक्स का इस्तेमाल होता है, मतलब एक केमिकल का इस्तेमाल होता है। तो अगर आप रिफाइंड शुगर या शुगर को बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो शरीर ने सेव करके रखा है लिवर में ग्लूकोज़, उसको इस्तेमाल करता है। आपके लिवर के ऊपर फैट की कोटिंग हट जाती है। आपका पैनक्रियाज़ में बीटा सेल्स ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं जब आप शुगर को ब्लॉक कर देते हैं अपनी डाइट से। शुगर नुकसानदेह तो होता ही है। आपको अगर यूज़ करना है, आप शहद या आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में। अगर आप डायबिटीज़ को किस में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, तो सप्लीमेंट के साथ-साथ आपको अपने डाइट में हेल्दी फाइबर ऐड करना है। आप देखेंगे कि जो प्लेट में हरा हरा जो हिस्सा है, उसमें फाइबर ही फाइबर है, उसके अंदर गूदा ही गूदा है। तो आप अगर इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खाते हैं, तो उसमें फाइबर बहुत अच्छी खासी तादाद में होता है और फाइबर आपके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज़ की रिलीज़ को स्लो कर देता है, जो कि आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती। एक्सरसाइज़ आपको रेगुलरली करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो बीटा सेल्स एक्टिव रहती है, आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती है और किसी भी तरह के अंग-प्रत्यंग जो हैं, वो शिथिल नहीं होते। इसके अलावा आपको एक लो कार्ब या लो कैलोरी डाइट की ज़रूरत है। अभी तक देखिए, हम लोग बहुत सारे लोगों को ये सोचना पड़ता है कि भई जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितना खाना खाना चाहिए, उससे कई ज़्यादा खाना हम खाते हैं और जब ओवरलोड हो जाता है हमारी इस मशीन के ऊपर, तब जाकर दिक्कत आती है। तो अगर आप सिस्टमैटिकली खाते हैं, अगर आप पोर्शन साइज़ आपकी कम रहती है, खाना अगर आप सीमित मात्रा में खाते हैं, लो कैलोरी डाइट या लो कार्ब डाइट अगर आप मेंटेन करते हैं, लिमिट में फूड खाते हैं, लिमिट में खाना खाते हैं, तो आपको ये डायबिटीज़ वाली समस्या कम होगी। या आपको अगर ऑलरेडी है, तो ये समस्या अगर नहीं है तो होगी नहीं, और अगर ऑलरेडी है तो इससे आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल पाएगी। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, यानी कि 8 घंटे कुछ ना खाएँ। मतलब शाम का खाना काफ़ी जल्दी खा लें, देर रात तक ना खाएँ और सुबह उठ के फिर अगला खाना खाएँ। मतलब एक खाने और दूसरे खाने के बीच में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का गैप भी आप रख सकते हैं। किसी-किसी के लिए ये संभव नहीं होता है, इसलिए मैं हर किसी को ये सलाह नहीं दूँगा। आपको जैसा ठीक समझ में आता है, आप वैसा कर सकते हैं, बाकी की सारी चीज़ों को मानते हुए। आप फिक्स्ड मील टाइम मेंटेन करिए। अगर आपको 7 बजे शाम को खाना खाना है, तो आप हर दिन 7 बजे ही खाइए। ऐसा नहीं कि कभी 7 बजे खा लिया, कभी साढ़े 8 बजे खा लिया, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे। आपके शरीर में इंसुलिन पैदा होना शुरू हो जाता है। आपके शरीर के अंदर आपके ग्रेलिन सेक्रेट होना शुरू हो जाती है, जिससे आपको भूख लगना शुरू होती है और ग्रेलिन के सेक्रेट होने के साथ-साथ धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा इंसुलिन आपके शरीर के अंदर सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको तेज़ भूख लगती है। आप देखें कि अगर आप 7 दिन तक अगर लगातार 7 बजे खाना खा लें, तो आपको 8वें दिन अपने आप 7 बजे भूख लग जाएगी, क्योंकि बॉडी क्लॉक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अभी क्या है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और गुड प्रोटीन आपको खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जैसे होल ग्रेन्स, या जैसे ये आप प्लेट में देख सकते हैं कि ज्वार, बाजरा या अलग-अलग तरह के मतलब चना, मूँग, इन सब के अंकुरित करके ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। ये अच्छे, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं और इसमें जो कार्ब्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो जब आप खाएँ तो ये सारी चीज़ें खाएँ और ओवर ईटिंग यूजुअली ना करें। समय से सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही तरीके से अगर डायबिटीज़ चाहते हैं आपकी ना हो, या अगर हो चुका है तो उसके तकलीफ़ को कम करना चाहते हैं, आने वाले ऐज में अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरी, तीसरी, चौथी बीमारी ना लग जाए, तो आप रेनेटस के प्रोडक्ट्स का सेवन करें और इस तरीके से आप किसी को बता सकते हैं कि रेनेटस के प्रोडक्ट्स किस तरीके से फ़ायदा करते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से फ़ायदा करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो क्या फ़ंक्शन परफ़ॉर्म करते हैं और किस तरीके से वो शरीर का जो पियोन है, जो इंसुलिन को अ, सेल से पहचान करवा देता है, दोस्ती करवा देता है, ताकि इंसुलिन सही मात्रा में पैदा भी हो और इंसुलिन सही तरीके से फ़ंक्शन भी परफ़ॉर्म कर पाए। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी थी, वो आपको समझ में आई है। अब मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हैं, आप में से